हेलो एवरीवन, मैं आंचल आप सभी का आपके अपने परिवार शारदा ब्रेन बूस्टर्स में हार्दिक अभिनंदन करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छी होंगी, स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और अपनी पढ़ाई में मेहनत से लगी हुई होंगी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखो, जो हमारी MCQ रैपिड फायर रिवीजन क्लास चल रही है ये, ठीक है, उसके 4 चैप्टर तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक तो मुख्य सेविका की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, वह कंप्लीट हो गया। और दूसरा चैप्टर विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानताएं और धर्म और भाषाएं, यह भी कंप्लीट हो चुकी हैं। और तीसरा चैप्टर सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों एवं महिलाओं से संबंधित मुद्दे, यह भी कंप्लीट हो चुके हैं। और चौथा चैप्टर जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण, यह भी कंप्लीट हो चुका है। और आज है हमारा कौन सा? गरीबी, दहेज, तलाक, अंतर पीढ़ी संघर्ष और घरेलू हिंसा, ठीक है, और जातिवाद। ये क्या है? आज हमारा चैप्टर नंबर 5 है और इसी क्लास में इसको हम रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। और क्या, अब बस अच्छे से सभी क्लास को लेते रहिए। और हाँ, सुबह वाली क्लास जो योजनाओं वाली क्लास है, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो क्या करिए, पहले तो उस क्लास को अच्छे से देख लीजिए। और मेरा देखो पर्सनली सजेशन आप सभी से, जो क्रैश कोर्स वाली क्लास चल रही है ना, तो उनको, और जो ये है रैपिड फायर MCQ रिवीजन सीरीज चल रही है, देखो बिल्कुल भी किसी कीमत पर इन क्लास को तो आप छोड़िए मत, ठीक है। और प्लस जिन्होंने भी अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है, आखिरी समय चल रहा है आपका, ठीक है। जितने प्रैक्टिस हो सकती है आप सभी से, ठीक है, उतनी प्रैक्टिस करिए। डेली के डेली आपको 200 से 250 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं टेस्ट सीरीज में। तो जो भी अभी तक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़ी हैं वो क्या करिए, पहले तो टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए, ठीक है डियर। और जिनको कुछ भी आर्थिक समस्या हो तो वह भी बात कर सकती हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं नए शुरुआत। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्न में से गरीबी से जुड़ी समितियां कौन सी हैं? तो क्या बाई के अल्हा समिति है, या DT लकड़वाला समिति है, या सुरेश तेंदुलकर समिति है, या यह सभी? तो कौन सी समिति है? निम्न में से गरीबी से जुड़ी कौन सी समिति है? क्या बाई के अल्हा समिति है, या DT लकड़वाला समिति है, या सुरेश तेंदुलकर समिति है, फिर यह सभी? तो राइट आंसर होगा देखो हमारा सभी, यह सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखो, अब जो बाई के अल्हा समिति है, ठीक है, बाई के अल्हा समिति है, तो इसका गठन कब हुआ और इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी इस समिति ने? देखो, जो बाई के अल्हा समिति है, ठीक है, तो इसका गठन तो हुआ कब? गठन तो हुआ और रिपोर्ट, ठीक है। देखो, गठन हुआ इसका कब? जो बाई के अल्हा समिति है, गठन हुआ इसका 1971 में, 1971 में, ओके। और इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी? रिपोर्ट सौंपी 1979 में, 1979 में, 1979 में। गठन तो हुआ 1971 में और रिपोर्ट सौंपी 1979 में, ठीक है। चलिए देखो, जो इसका आधार था, बाई के अल्हा समिति का जो आधार था वह था कैलोरी के आधार पर, ठीक है। जो सर्वप्रथम जो मापन किया गया था ना, तो वह कैलोरी के आधार पर ही किया गया था, ठीक है। अब जो बाई के अल्हा समिति देख ली, जो इसका गठन 1971 में हुआ और जो रिपोर्ट सौंपी गई कब? 1979 में। चलिए अब देखते हैं जो DT लकड़वाला समिति है, जो DT लकड़वाला समिति है, ठीक है। अब DT लकड़वाला का जो गठन हुआ, रिपोर्ट कब सौंपी गई? देखो, DT लकड़वाला समिति का जो गठन हुआ वह तो हुआ 1989 में, 1989 में, ठीक है, ओके। और जो इन्होंने रिपोर्ट कब सौंपी, जो DT लकड़वाला समिति थी, रिपोर्ट सौंपी 1993 में। कब? 1993 में, ओके। इतना ध्यान रख लेना है। और जो इसका आधार था, जो DT लकड़वाला समिति का जो आधार था वह क्या था? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, ठीक है। चलिए इतना ध्यान रख लेना है। अब देखते हैं जो सुरेश तेंदुलकर समिति है, ठीक है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति का जो गठन हुआ और रिपोर्ट कब सौंपी, ठीक है। तो सुरेश तेंदुलकर समिति का गठन हुआ कब? 2005 में, है ना। और रिपोर्ट कब सौंपी? रिपोर्ट सौंपी कब? 2009 में, ओके। इतना ध्यान रख लेना है आपको। और जो सुरेश तेंदुलकर समिति थी, ठीक है, तो इनका आधार क्या था? इन्होंने क्या आधार माना था? न्यूनतम उपभोग व्यय विधि अपनाई थी इन्होंने, या फिर मासिक उपभोग, यानी कि हर मंथ पर क्या है जो गरीबी का आंकड़ा यानी कि आकलन किया जाना था, ठीक है। मासिक उपभोग व्यय या फिर न्यूनतम उपभोग व्यय, ओके। और रिपोर्ट कब? 2009 में सौंपी गई और गठन कब हुआ सुरेश तेंदुलकर समिति का? 2005 में, ठीक है।
फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद जो एक और समिति आई सी रंगराजन, जिन्होंने क्या है जो सुरेश तेंदुलकर समिति, इनका भी विरोध किया। ठीक है, कुछ चेंजिंग किए। कब आई जो सी रंगराजन समिति थी, जो सी रंगराजन समिति थी, ठीक है, जो सी रंगराजन समिति थी उसकी रिपोर्ट कब आई, कहाँ पर लिखूं, इधर लिख लेती हूँ। देखो जो सी रंगराजन समिति थी, सी रंगराजन समिति थी, तो देखो जो इसको जो गठन हुआ, सी रंगराजन समिति का गठन 2012 में हुआ, 2012 में। और रिपोर्ट कब आई, रिपोर्ट इन्होंने सौंपी 2014 में। कब, 2014 में। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ, तो इसका राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड। MPI जो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक है, ठीक है, तो इसमें बताने हैं आपको कि इसके जो आयाम है, ठीक है, कितने आयाम हैं। तो जो MPI है, ठीक है, तो इसके आयाम है 3। कितने, 3 आयाम हैं, 3 आयाम हैं। अब कौन कौन से हैं 3 आयाम में, कौन कौन से हैं, ठीक है, देखो 3 आयाम है कौन कौन से। एक तो है 3 आयाम, एक तो है स्वास्थ्य, ठीक है, स्वास्थ्य, ठीक है, और एक है शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर, जीवन स्तर, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। कितने आयाम है MPI के, 3 आयाम है, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब की गई। तो कब की, जो गरीबी को दूर करने के लिए सरकार ने क्या है कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। ठीक है, तो आपको बताना है कब शुरुआत की गई। क्या 1 अप्रैल 2099 से, 1999 से, या फिर 1 मई 1986 से, या 1 मई 1975 को, या फिर 1 अक्टूबर, अरे क्या बोल रही हूँ, 1 अप्रैल 1975, या फिर 1 अक्टूबर 1967। तो देखो जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, जो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना थी, ठीक है, तो इसका जो 1 अप्रैल 1999 से शुरू की गई है, 1 अप्रैल 1999 से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। 20 सूत्री कार्यक्रम कब आरंभ किया गया। तो 20 सूत्री कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, क्या 1975 से, या फिर 1982, या 1986, या फिर 1997। देखो जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, ठीक है, जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, तो ये आरंभ किया गया 1975 से। कब से, 1975 से। ठीक है, देखो इसमें क्या है कि बाद में कुछ 3 बार संशोधन भी किया गया है। जो 20 सूत्री कार्यक्रम था, तो इसमें 3 बार संशोधन भी किया गया है। ठीक है, कब कब, एक तो 1982 में किया गया था संशोधन। कब, 1982 में चेंजिंग किए गए थे कुछ। फिर 1986 में, ठीक, और फिर कब हुआ, 2006 में। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 1 अप्रैल 2007 से, 1 अप्रैल 2007 से, 1 अप्रैल 2007 से नए आर्थिक जो 20 सूत्री कार्यक्रम है, नए रूप से क्या है, यह लागू किया गया। ठीक, संशोधन एक तो 1982 में, फिर 1986 में, फिर 2006 में, फिर उसके बाद क्या है, 1 अप्रैल 2007 से क्या है, नए आर्थिक 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया गया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे क्या है क्वेश्चन नंबर। हाँ, तो इसका राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1900। घरेलू हिंसा अधिनियम कब लागू किया गया। तो बताना है आपको घरेलू हिंसा अधिनियम जो है यह लागू कब किया गया। तो देखो जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, ठीक है, जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, तो देखो यह एक्ट कब का है, यह एक्ट है ये 2005 का, एक्ट है 2005 का। ठीक है, एक्ट है 2005 का। और लागू कब किया गया, यह लागू किया गया 26 अक्टूबर, ठीक है, 2006 को, 26 अक्टूबर 2006 को यह लागू किया गया। ओके, चलिए देखो 26 अक्टूबर 2006 को क्या है, यह लागू किया गया। ओके, और एक्ट है कब का, एक्ट है 2005 का, और 26 अक्टूबर 2006 को यह लागू किया गया। और जो यह घरेलू हिंसा अधिनियम है, ठीक है, इसमें धाराएं कितनी हैं, इसमें धाराएं हैं देखो
धाराएं हैं इसमें 37, कितनी 37, और अध्याय कितने हैं इसमें, अध्याय है इसमें 5, ठीक है। धाराएं हैं 37, अध्याय है 5 और एक्ट है 2005 का और लागू कब 26 अक्टूबर 2006 को, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछा गया है लागू कब किया गया, तो लागू किया गया 26 अक्टूबर 2006 से, 26 अक्टूबर 2006 से, ओके, इतना ध्यान रख लिया। अब देखते हैं धाराएं कितनी है इसमें 37 है ना। अब देखते हैं कुछ मोस्ट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं धाराएं। चलिए देखो, जो धारा 3 है, जो इसकी धारा 3 है, जो धारा 3 है, ठीक है। तो धारा 3 में क्या दिया गया है, जो धारा 3 है, देखो धारा 3 में दी गई है इसकी परिभाषा, जो धारा 3 है, धारा 3 में दी गई है इसकी परिभाषा। और जो धारा 6 है, धारा 6 में क्या दिया गया है, धारा 6 में आश्रय गृह में रहने की व्यवस्था की गई है। धारा 6 में क्या है, आश्रय गृह में रहने की व्यवस्था की गई है, ओके। चलिए अब धारा 7 में क्या है, धारा 7 में क्या है, धारा 7 में क्या है, देखो 7 में क्या है, धारा 7 में है चिकित्सीय सहायता प्रदान करने की बात जो है धारा 7 में है। और धारा 8 में क्या है, धारा 8 में क्या है, इसमें धारा 8 में है जो संरक्षण अधिकारी है उसकी नियुक्ति की बात की गई है, ठीक है, धारा 8 में। और धारा 12 में क्या है, धारा 12 में क्या है, देखो धारा 12 में क्या है, धारा 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकती है, जो पीड़िता है, ठीक है, वह मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकती है, ओके। अब देखो जो एक्ट था, देखो जो इसका एक्ट था वह था 2005 का, लागू कब, लागू 26 अक्टूबर 2006 को। धारा कितनी है, धारा है 37, अध्याय कितने अध्याय इसमें 5, धारा 3 में परिभाषा, ठीक, धारा 6 में क्या है, आश्रय गृह में रहने की व्यवस्था, और धारा 7 में क्या है, धारा 7 में है चिकित्सा सहायता, और 8 में है अधिकारी की नियुक्ति, और 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन। बस हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या था हमारा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चलिए, दहेज प्रतिषेध अधिकारी, अरे हाँ, दहेज प्रतिषेध अधिनियम दहेज प्रतिषेध अधिनियम में है ये, ठीक है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लागू किया गया, तो जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है वह लागू कब किया गया, तो आपको बताना है लागू कब किया गया, ठीक है। चलिए, जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है लागू कब किया गया, तो यह लागू कब किया गया, अब देखते हैं। ऐसे ही जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, एक्ट कब का है, एक्ट है कब का 1961 का, 1961 का, ओके। और लागू कब किया गया, यह है 1 जुलाई 1961, देखो डेट के साथ अच्छे से ध्यान रखना है, 1 जुलाई 1961 को, 1 जुलाई 1961 को, ओके, इतना ध्यान रखने ना है आपको। अब देखते हैं कि इसमें धाराएं कितनी हैं, देखो इसमें धाराएं हैं 10, कितनी धाराएं 10, देखो एक्ट है 1961, लागू 1 जुलाई 1961, धाराएं कितनी हैं, धाराएं हैं 10, ठीक है। और बाद में संशोधन करके कुछ धारा जोड़ी भी गई हैं, एक तो धारा 4 का क्या जोड़ी गई है, एक 8 का क्या जोड़ी गई है, और एक 8 का ख जोड़ी गई है। चलिए अब देख लेते हैं कि धाराएं जो हैं हमारे लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। देखो कुछ इतनी धारा तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है, ज़्यादा आपको कोई लॉ वगैरह तो करना नहीं है, ठीक है, तो लेकिन थोड़ी थोड़ी क्या है याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, क्योंकि देखो एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, हमें क्या करना है, हमें इतना पढ़ लेना है कि एग्जामिनर कहीं से कुछ भी पूछे हमसे छूटना नहीं चाहिए, बस इतना पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं जो धारा, ठीक है, धारा कितनी थी इसमें, 10 थी ना, धारा कितनी थी, 10 थी, ओके। अब देखते हैं जो धारा 2 है, जो धारा 2 है, धारा 2 में क्या है, देखो धारा 2 में क्या है, धारा 2 में इसकी परिभाषा है, ठीक है। जो धारा 2 है इसमें क्या है, इसमें है इसकी परिभाषा, धारा 2 में परिभाषा, ओके। और धारा 3 में क्या है, धारा 3 में क्या है, धारा 3 में लेने देने की बात की गई है, और धारा 4 में सिर्फ और सिर्फ लेने की बात की गई है, लेने की। और धारा 3 में क्या था, लेना देना दोनों, दहेज लेने की भी बात और देने की भी बात, ठीक है। चलिए अब धारा 2 देख ली, 3 देख ली, 4 देख ली, अब धारा 4 का क्या है, 4 का क्या है, देखो 4 के क्या में क्या है, जो विज्ञापन छपते हैं ना न्यूज़ पेपर में, ठीक है, तो उसकी बात की गई है जो दहेज के लिए, ठीक है। और एक और सबसे बड़ी बात, जो इसमें जो जुर्माना है, देखो जो जुर्माना है, ठीक है, जुर्माना कितना है, 15,000 रुपये प्लस 5 वर्ष तक का कारावास, ठीक है, दहेज के लिए। और फिर दहेज के हिसाब से भी
प्रावधान है वो आगे बताऊंगी, ठीक है। अब जुर्माना हो गया, धारा 2 में परिभाषा होगी, धारा 3 में लेने देने की बात होगी, धारा 4 में केवल लेना लेना है, ठीक। और धारा 8 के ख में क्या है, जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी है, ठीक है, उसकी नियुक्ति, जो 8 का ख है उसमें दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की बात की गई, ओके। और हाँ, धारा 6 और रहेगी, देखो सबसे मोस्ट क्या है, धारा 6। देखो धारा 6 में क्या है, धारा 6 में क्या दिया गया है कि स्त्री की मृत्यु अगर विवाह के 7 वर्ष से पहले हो जाती है, ठीक है, तो जो उसकी संपत्ति होगी स्त्री की, ठीक है, तो उसका जो संपत्ति पर अधिकार क्या होगा, उसकी संतान को होगा, ठीक। अगर संतान नहीं है तो उसके माता पिता, यानी कि जो स्त्री के माता पिता हैं, ठीक है, तो उन पर अधिकार होगा, उनका अधिकार होगा स्त्री की संपत्ति पर, अगर विवाह से 7 वर्ष पहले, मतलब विवाह के 7 वर्ष के अंदर वह उसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो बस हो गया है कंप्लीट। जो संशोधन देखो, संशोधन कब कब हुआ, संशोधन देखो जो एक्ट था, देखो इसका जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, इसका एक्ट था 1961 का एक्ट, ओके। और लागू कब हुआ, लागू कब हुआ, लागू हुआ 1 जुलाई 1961 को, ओके। और इसमें धारा कितनी, धारा इसमें 10, धारा कितनी थी इसमें, 10 थी, ठीक है, 10 थी धाराएं, ओके। और संशोधन इसमें 2 बार हुए थे, ठीक है, जिसमें एक तो धारा 4 क्या जोड़ी गई थी और 8 क्या जोड़ी गई थी, और 8 क्या जोड़ी गई थी, कब, एक तो 1984 में हुआ था और एक 1986 में होता, 2 बार इसके संशोधन हुए, ओके। इतना आपको ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। एक मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर ब्याह विचारणी का आरोप लगाता है और अपने आरोप को वापस नहीं लेता, यह किस प्रकार का तलाक है। तो किस प्रकार का तलाक है, देखो मुस्लिमों में क्या है, 8 प्रकार के तलाकों का वर्णन है, कितने 8 प्रकार के तलाक हैं, और वैसे वाले कौन से, वे 3 प्रकार के तलाक हैं, ठीक है। चलिए अब देखो अब हाँ, इसमें बताना है कि वह कौन सा तलाक है जिसमें मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर ब्याह विचारणी का आरोप लगाता है, ठीक है, और अपने आरोप को वापस नहीं लेता, ठीक है। तो देखो कितने हैं, क्या इला तलाक की बात चल रही है, क्या खुला की, या फिर लियान की, या फिर जिहर। तो देखो वह कौन सा तलाक है, वह है लियान तलाक। लियान तलाक में क्या होता है कि मुस्लिम पति अपनी पत्नी पर ब्याह विचारणी का आरोप लगा देता है, ठीक है, और उस फिर आरोप को वापस भी नहीं लेता, और यह क्या है, तलाक हो जाता है, ठीक है। अब जब ऑप्शन है ही तो अब देख लेते हैं। देखो जो ईला तलाक है, ईला में क्या होता है, ईला में खुदा की कसम खाकर तलाक दिया जाता है कि खुदा की कसम हम आपको तलाक दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, और खुला तलाक क्या है, इसमें पति देती है पत्नी देती है पति को, ठीक है, पत्नी देती है पति को। और जो जीहर तलाक है, ठीक है, जो जीहर तलाक है, जीहर तलाक में क्या, तुलना जी की, जैसे तुलना कैसे, जैसे अपनी जिनसे शादी नहीं हो सकती, ठीक है, जैसे कि आप हमारी बहन जैसी हो, या फिर आप हमारी मम्मी जैसी हो, और बस तलाक हो जाता है तुलना करके, ठीक है। चलिए इतना आपको ध्यान रख लेना है। तो राइट आंसर क्या था, लियान तलाक, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, चलिए जातिवाद के कितने स्वरूप होते हैं। तो कितने स्वरूप होते हैं, क्या 1 या 3 या 2 या 4। देखो जातिवाद क्या है, 2 स्वरूपों में विभाजित है, कितने, 2 स्वरूप में, ठीक है। एक तो मनोवैज्ञानिक स्वरूप, ठीक, और एक है व्यवहारिक स्वरूप, एक मनोवैज्ञानिक स्वरूप और एक है व्यवहारिक स्वरूप, ठीक है। तो राइट आंसर का 8 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण कौन से हैं। तो कौन से हैं, क्या मनोवैज्ञानिक कारण है, या ऐतिहासिक कारण है, या भौतिक एवं सामाजिक कारण है, या उपयुक्त सभी। तो जो अंतःपीढ़ी संघर्ष है उसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो देखो सभी के सभी कारण हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक कारण भी है और ऐतिहासिक कारण भी है, ठीक है, और भौतिक एवं सामाजिक कारण भी है, और धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारण भी है, और आर्थिक एवं राजनीतिक कारण भी है, ठीक है, जो अंतःपीढ़ी संघर्ष है, ओके। चलिए तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10। अंतःपीढ़ी संघर्ष के प्रमुख कारण कौन कौन से हैं, ये फिर आ गया। हाँ तो राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में पति पत्नी को कम से कम कितने वर्ष तक अलग रहना आवश्यक है।
तो कितने वर्ष तक? क्या 1 वर्ष तक, या फिर 2 वर्ष तक, या फिर 3 वर्ष तक, या 5 वर्ष तक? देखो कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक अलग रहना है। कितने? 2 वर्ष तक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 11th का ऑप्शन नंबर बी, कि आपसी सहमति से तलाक लेने की प्रक्रिया में पति पत्नी को क्या है? 2 वर्ष तक अलग रहना पड़ेगा जब तक कार्रवाई चलेगी। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की थीम क्या है? तो क्या है थीम? क्या व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, या गरीबी के बिना दुनिया के वैश्विक कार्य में तेजी लाना, या गरीबी और देखभाल समाप्त करने के लिए एक साथ आना, या फिर गरीबी समाप्त करने के लिए बच्चों, उनके परिवारों और समुदायों को सशक्त बनाने के लिए एक साथ काम करना है। तो देखो जो 2022-23 के लिए जो थीम है वह कौन सी है? देखो वह थीम है व्यवहार में सभी के लिए गरिमा, व्यवहार में सभी के लिए गरिमा। ठीक है, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। और जो गरीबी उन्मूलन डे है, जो दिवस है, वह मनाया कब जाता है? वह मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। कब? 17 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। आईपीसी की धारा 304 बी के तहत विवाह के कितने वर्ष के भीतर किसी लड़की की असामान्य परिस्थितियों में मौत हो जाती है और यह साबित हो जाता है कि मौत से पहले उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। ठीक है, उसके पति व रिश्तेदारों को कम से कम 7 वर्ष से लेकर आजीवन तक का कारावास की सजा हो। ठीक है, तो कितने वर्ष के भीतर? तो क्या 5 वर्ष के भीतर, या 6 वर्ष के भीतर, या 7 वर्ष के भीतर, या फिर 10 वर्ष के भीतर? तो देखो कितने, अगर 7 वर्ष के भीतर, ठीक है, 7 वर्ष के भीतर अगर उसकी मौत हो जाती है तो 304 बी के तहत जो उस पति तथा रिश्तेदार है, ठीक है, तो उनको 7 वर्ष से लेकर आजीवन तक का कारावास, ठीक है, हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा 13 का? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बीमारू राज्यों की संकल्पना किसने की? तो जो बीमारू राज्य की संकल्पना किसने की? क्या के श्रीनिवास ने, या आशीष बोस ने, या JR रेले ने, या S चंद्रशेखर ने? तो जो बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य BIMARU, बीमारू। ठीक है, तो जो बीमारू राज्य है उसकी संकल्पना किसने की? तो देखो जो बीमारू राज्य है उनकी संकल्पना की किन्होंने? आशीष बोस ने। किन्होंने? आशीष बोस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। देखो कौन कौन से, एक तो बिहार आ गया आपका, बिहार आ गया, बिहार, ठीक है, बिहार आ गया, और एक क्या है? MP आ गया, मध्य प्रदेश, MP, ठीक है, और एक क्या आ गया? R फॉर राजस्थान आ गया, राजस्थान आ गया, और U फॉर UP आ गया। अपना UP भी बीमारू राज्य की श्रेणी में ही है। ठीक है, चलिए, और जो आशीष बोस हैं कब संकल्पना की थी इन्होंने? 1980 में। ये भी आपको ध्यान रख लेना है, 1980 में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। गरीबी से संबंधित परिभाषा निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिसकी एक व्यक्ति को स्वयं की तथा अपने आश्रितों की स्वयं स्वस्थ एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। कि तो यह परिभाषा किन्होंने दी? क्या गिलिन ने दी, या एडम स्मिथ ने दी, या गोडार्ड ने दी, या बीवर ने दी? तो यह परिभाषा किन्होंने दी है? देखो यह परिभाषा दी है आपकी किन्होंने? गोडार्ड ने। जो गोडार्ड समाजशास्त्री हैं, जो गोडार्ड हैं, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि गरीबी, जो गोडार्ड समाजशास्त्री हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि निर्धनता उन वस्तुओं की अपर्याप्त पूर्ति की दशा है जिसकी एक व्यक्ति को स्वयं की तथा अपने आश्रितों की स्वस्थ एवं शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, तो राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विशेष रूप से निर्धनता का उन्मूलन करना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था? तो किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था? क्या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का, या 5वीं पंचवर्षीय योजना का, या 6ठी का, या 7वीं का? तो देखो यह लक्ष्य किसका था? यह लक्ष्य था 5वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, किसका? 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, तो यह लक्ष्य था कि जो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी तो उसका लक्ष्य था कि क्या जो गरीबी थी, जो क्या था? जो गरीबी का उन्मूलन करना तथा आत्मनिर्भरता बनाना था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस नंबर 17। किस विद्वान के अनुसार दहेज वह धन या संपत्ति है जो विवाह के अवसर पर कन्या के माता पिता या अन्य निकट संबंधियों द्वारा दी जाती है? तो किन का है? क्या फेयर चाइल्ड का है, या मैक्स वेबर का है, या फिर दुर्खिम का है, या हर्बर्ट ब्लूमर का है? तो देखो यह कथन किन का है? देखो यह कथन था फेयर चाइल्ड का। किन का? फेयर चाइल्ड का। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, फेयर चाइल्ड। ओके। और जो दहेज का जो प्रतिषेध अधिनियम था, ठीक है, वह कब का था? 1961 का था। और लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 1961। और धारा कितनी थी? 10। ठीक है, चलिए ये भी आपको ध्यान रख लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय समाज में दहेज प्रथा के क्या कारण है? तो भारतीय समाज में दहेज प्रथा के क्या कारण है? क्या अंतरजातीय विवाह का प्रतिबंध, या फिर कुलीन विवाह की प्रथा, या सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना, या उपयुक्त सभी? तो देखो जो दहेज प्रथा के जो कारण है, अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध है, ठीक है, और कुलीन विवाह की प्रथा भी है, और सामाजिक प्रतिष्ठा की भावना है कि उन्होंने अगर 10 लाख की शादी की है तो हम 20 लाख की शादी करेंगे। ठीक है, तो यही सब। और तो राइट आंसर इसलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ही होगा, है ना, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को आपराधिक हिंसा, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में वर्गीकरण किसने किया? तो किन्होंने किया? क्या राम आहूजा ने, या फिर E.H. सदरलैंड ने, या D.R. टेफ्ट ने, या फिर C.H. कूले ने? तो देखो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों की प्रकृति को जो आपराधिक हिंसा, ठीक है, घरेलू हिंसा एवं सामाजिक हिंसा के रूप में जो वर्गीकरण किया है, वह किया है जो समाजशास्त्री फेमस राम आहूजा, ठीक है, जिनकी बुक भी है सोशोलॉजी की, ठीक है, जो यूपीएससी में काम आती है। ठीक है, तो कौन? राम आहूजा समाजशास्त्री जो हैं, जो राम आहूजा समाजशास्त्री हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा घरेलू हिंसा के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा नहीं है? क्या यह गरीबी का प्रतिभास है, या यह एक सार्वभौमिक प्रतिभास है, या यह संस्कृति विशिष्ट नहीं है, या यह पुरुषों और महिलाओं दोनों से संबंधित है? तो देखो इसमें बताना है कि जो घरेलू हिंसा से संबंधित नहीं है। देखो एक गरीबी का प्रतिभास भी है, ठीक है, और संस्कृति विशिष्ट नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, और यह पुरुषों और महिलाओं दोनों से संबंधित है जो घरेलू हिंसा है। हाँ जी, दोनों से संबंधित है। देखो जो संबंधित नहीं की है सार्वभौमिक प्रतिभास है, बिल्कुल गलत है। सब जगह घरेलू हिंसा नहीं देखी जाती। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत आधारित है तो किस पर है? क्या वर्ग संघर्ष पर है, या प्रजातीय संघर्ष पर है, या जाति संघर्ष पर है, या फिर पीढ़ी अंतराल पर है? तो देखो जो मार्क्स का संघर्ष सिद्धांत है, ठीक है, तो वह है वर्ग संघर्ष पर आधारित। किस पर? वर्ग संघर्ष पर आधारित। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। सभ्यता के विकास के लिए खानाबदोश एवं खेतीहर के मध्य संघर्ष आधारभूत होते हैं। इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के इस सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो किन्होंने किया? क्या पॉलिबियस ने किया, या कार्ल मार्क्स ने किया, या इब्न खाल्दून ने किया, या फिर डेविड ह्यूम ने किया? तो देखो किन्होंने किया है इस सिद्धांत को विकसित? इस सिद्धांत को विकसित किया है जो इब्न खाल्दून है। जो इब्न खाल्दून है उन्होंने इस जो क्या बोलते हैं, यह सिद्धांत है कि जो खेतीहर एवं खानाबदोश एवं खेतीहर के मध्य जो संघर्ष आधारभूत होते हैं, इस मान्यता पर आधारित समाज के संघर्ष के सिद्धांत को जो विकसित किया है वह किया है इब्न खाल्दून ने। किन्होंने? इब्न खाल्दून ने। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। मार्क्स के कथनानुसार वर्ग संघर्ष में किन दो वर्गों के बीच संघर्ष होता है? तो क्या पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच, या शासक एवं शासित के बीच, या फिर शिक्षित एवं अशिक्षित के बीच, या फिर मालिक एवं मजदूर के बीच? देखो जो वर्ग संघर्ष है ना, जो वर्ग संघर्ष है वह होता है शासक एवं शासित के बीच।
ठीक है, जो शासक होता है और जो शासित होता है, जो शासक जिन पर शासक कर रहा होता है उनके, ठीक है, उनके बीच। तो जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, ठीक है, जो किन वर्गों में बांटा गया है, 2 वर्गों में, इस शासक और शासित के बीच, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में KM श्रीनिवास ने हिम्मत प्रस्तुत किया कि कौन सा। तो देखो राइट आंसर ही बता देती हूँ, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। जो KM श्रीनिवास की जो बुक थी, कौन सी, सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया है, ठीक है, जो सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया बुक है, तो इन्होंने इसमें क्या प्रस्तुत किया कि जो जाति व्यवस्था है, ठीक है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 25। अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है और उसका व्यवहार किसी भी रूप में निषिद्ध है, यह कहाँ घोषित है। तो देखो यह है कौन सा, जो अस्पृश्यता की बात की गई किसमें, जो अनुच्छेद 17 है, ठीक है, अनुच्छेद 17 है, संविधान का अनुच्छेद 17 है, ठीक है। तो इसमें ही अस्पृश्यता की बात की गई है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और तो चलिए बताना आप सभी कैसी लगी आपको ये क्लास, ठीक है, और जिसकी PDF अब आपको ग्रुप में प्रोवाइड करा दी जाएगी। और देखो बस अच्छे से मेहनत करती रहिए, और जितने भी क्लासेस चल रही हैं, भले ही आप टाइम पर ना लो कोई बात नहीं, लेकिन जिस समय भी आपको समय मिले सभी क्लास को अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। तो बस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जय राधे, धन्यवाद।